ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने के बाद हम अब बताने जा रहे हैं कि मांग फलन क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मांग फलन से क्या है। अब ये कितने नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो या तो 2 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। देखने में जितना आपको बोर्ड पे बस इतना ही आपका मांग फलन है। इसको लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे तभी और विस्तार से आप लिख पाएंगे। अगर वो 5 नंबर में आता है तो इतने से लिखने में 5 नंबर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा विस्तार से इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे पहली बार ज्ञान आश्रम चैनल पे आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले। ये चैनल पूरी तरह से कॉमर्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मांग फलन होता है क्या। बहुत ही छोटा सा बात है और पता नहीं बच्चों को क्यों कंफ्यूजन होता है इसमें। सबसे पहली बात, इसमें मांग लिखा है, फिर बोला है फलन। अब ये दो चीज, फलन तो एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो फंक्शन, फंक्शन से आप लोग समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और मांग का फंक्शन यानी मांग की क्रिया एक प्रकार से ही कह सकते हैं। तो क्या होता है मांग फलन, तो देखिए एक हो गया हमारा डिमांड, किसी भी वस्तु का डिमांड। अब डिमांड क्या होता है ये तो हमने पिछले वीडियो में जाना ही जाना है। अब क्या होता है, ये किस प्रकार से अपना क्या करता है, फंक्शन करता है, इसकी क्या क्रिया है, मतलब ये कब घटता है और कब बढ़ता है, यही बात है। ये कब घटता है और कब बढ़ता है, इसी चीज को जानना ही क्या मांग फलन है। इसी चीज को मांग फलन कहते हैं कि डिमांड का क्या क्रिया है, डिमांड यानी कब बढ़ रहा है या कब घट रहा है, यही क्या, यही मांग का फलन है। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, तो इसको जो है हम लोग समझते हैं कि किस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, किस रूप से इसको परिभाषित किया जाता है। बहुत आसान है, लिखा है वस्तु की मांग। किसी भी वस्तु की मांग होगा और उसे प्रभावित करने वाले कारक, इसीलिए हमने सबसे पहले कारक बताया। इसीलिए हमने क्या बताया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि कौन कौन से कारक मांग को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो भी कैसा संबंध, ठीक है, उन दोनों के बीच जो संबंध होता है, तो यहां पर हमने लिखना छोड़ दिया कौन सा संबंध, उन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध। कैसा संबंध, फलनात्मक संबंध यानी फंक्शनल रिलेशन, क्रियात्मक संबंध। बात क्लियर है। ऐसा जो संबंध होता है उसी संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। उसी संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है, मतलब कहने का सेंस क्या है, हम एक चीज को रख के आपको समझा दें। जैसे आपको पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस डिमांड को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध बताता है, वही क्या है, वही मांग फलन है। कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा संबंध है, कैसा फलनात्मक संबंध है, विपरीत। कैसा है, विपरीत, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यही बात है। इसी को मांग फलन कहते हैं। एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप इसको समझेंगे तो बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं पड़ने वाला। अब क्या है, अब यहां पर बात हो गया कि मांग फलन ये हो गया, तो आपको क्या जानना है, इसके भी दो स्वरूप होते हैं। अब आपको पता है कि मांग के जैसे दो स्वरूप होते हैं, उसी तरह मांग के फलन के भी दो स्वरूप होंगे। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन। जो व्यक्तिगत मांग होता है उसके बीच वाला संबंध क्या होगा, व्यक्तिगत मांग फलन होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी एक उपभोक्ता, आपको पता है कि व्यक्तिगत मांग किससे रिलेटेड होता है, केवल एक उपभोक्ता से रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग, कोई वस्तु की वो मांग करता है तथा उसके विभिन्न प्रभावित करने वाले कारक, यानी उस उपभोक्ता के मांग को, उस उपभोक्ता के मांग को और उस उपभोक्ता के मांग को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं, उन कारकों के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, उन कारकों और मांग के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, वही क्या होगा, वही क्या होगा, व्यक्तिगत मांग फलन होगा। वही व्यक्तिगत मांग फलन होगा। अब इसको सूत्र से कैसे लिखते हैं, सूत्र से लिखते हैं dx यानी डिमांड ऑफ x, यानी डिमांड ऑफ x कमोडिटी, एक x नाम की वस्तु का डिमांड। ठीक है, f का मतलब फंक्शनल रिलेशन, ब्रैकेट में है px यानी प्राइस ऑफ x, यानी जो है इस वस्तु का हम डिमांड इसी वस्तु के दाम से देख रहे हैं, कीमत से देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ r, r का मतलब होता है रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स का मतलब संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं, यहाँ पे r को कैपिटल कर देंगे। संबंधित वस्तुएं क्या होता है, संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। एक स्थानापन्न होता है, दूसरा कौन सा होता है, पूरक होता है। तो उन दोनों की कीमत से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, y का मतलब क्या होता है, हमने ये भी पिछले वाले वीडियो में बताया। y किसको कहते हैं, इनकम को कहते हैं। अगर नहीं बताया तो अभी भी देख लीजिए, पता नहीं हमें याद नहीं बताया कि नहीं। y किसको कहते हैं, इनकम को, उपभोक्ता के इनकम को क्या कहते हैं, y कहते हैं। ठीक है, और t क्या है, t है आपका टेस्ट, t है आपका टेस्ट।
उपभोक्ता की पसंद, रुचि, ठीक है, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, जो भी वो प्रेफरेंस देता है वस्तुओं में, उसको क्या है, टी से डिनोट किया है, टेस्ट से। बात क्लियर है? तो ये आपका जो है इसी बीच ये फॉर्मूला हो गया इसका मांग फलन का। जैसे क्या होगा, अब इस फॉर्मूला में इतनी बात है, कॉमा कॉमा लगा है, इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dx बराबर f ब्रैकेट में px, ये होता है, यानी प्राइस ऑफ x और डिमांड ऑफ x, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। या फिर हम ये कह सकते हैं dx बराबर PR, यानी प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। बात क्लियर है? अब इसी तरह ये भी कह सकते हैं dx बराबर क्या हो सकता है, f ब्रैकेट में y, यानी उपभोक्ता का इनकम। ये आपका क्या है, मांग फलन का सूत्र है। अब हमने क्या किया है, एक ही सूत्र में सबको घुसा दिया है, सारे को एक साथ समायोजित कर दिया, तो इनको अलग अलग इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। कहने का सेंस ये बनता है कि px से dx पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्राइस ऑफ x, यानी एक वस्तु जो x है उसका कीमत बढ़ेगा घटेगा तो उसके मांग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर एक वस्तु आपका x है तो उसका रिलेटिव गुड्स y है, उसके वस्तु का दाम बढ़ने घटने से x पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके डिमांड पर। उपभोक्ता का इनकम जो है उसका बढ़ने घटने से उसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उपभोक्ता का टेस्ट बदलने से उसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही आपका क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन है। अब बाजार मांग फलन की जब बात करें तो व्यक्तिगत मांग फलन में केवल एक बात होता था, एक उपभोक्ता की। बाजार मांग हमने क्या बताया था, जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, बाजार में उपस्थित जितने उपभोक्ता हैं उनके द्वारा मांगे गए मांग को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। जैसे अब इसमें फलन की बात जब किया जाए तो किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों, ठीक है, बाजार मांग को और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो फैक्टर्स है, उन दोनों के बीच जो फलनात्मक संबंध है, उसी को क्या कहेंगे, बाजार मांग फलन कहते हैं, उसी को बाजार मांग फलन कहते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला आपको डिट्टो लग रहा होगा, इसमें ये दो चीज नए हैं, अब इन्हीं दो चीज को आपको समझना है, ठीक है। बाकी सबका एकदम सेम टू सेम उसी तरह से प्रभावित होगा। और एक नॉर्मल सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं, व्यक्तिगत मांग से ही तो बाजार मांग बनेगा। ये बात क्लियर है ना, हमारी व्यक्तिगत मांग, दूसरी की व्यक्तिगत मांग, तीसरी की व्यक्तिगत मांग, सब मिलके एक बार बाजार में पहुंचते हैं तो उन्हीं के संयोग से, उन्हीं के टोटल करने से तो बाजार मांग पता चलेगा। हर एक एक व्यक्ति के मांग का जो प्रभाव है वो बाजार पे भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए सारा चीज सिमिलर है, बस ये दो चीज नया आपको मिलेगा। तो ये दो चीज क्या है, हम इसको अगर अलग से बताएं, डिमांड ऑफ एक्स बराबर फंक्शनल रिलेशन बिटवीन किसमें, पी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। आपको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जनसंख्या कैसे प्रभाव डालता है बाजार मांग को। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, जनसंख्या घटेगा तो डिमांड घट जाएगा, यही बात है। और उसके बाद वाईडी जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आय का वितरण। वो क्या है, राष्ट्रीय आय का वितरण। वाईडी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का वितरण, यानी वाई का मतलब तो हो गया आय, लेकिन इस बार कौन सा है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे बाजार की मांग कर रहे हैं, बाजार की बात कर रहे हैं, तो पूरा बाजार में सभी लोगों का आय है, पूरे राष्ट्र की आय है। और डी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, उसको बांटने वाला बात हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका हो गया वितरण। बात क्लियर है? तो राष्ट्रीय आय के वितरण से भी बाजार मांग पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का वितरण जितना ज्यादा बढ़िया से होगा, मांग उतना ज्यादा अच्छा होगा। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना खराब होगा, मांग उतना ही कम होते जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मांग फलन पूरी तरह से कंप्लीट। इसका फॉर्मूला ये होता है, dx फंक्शनल रिलेशन हो गया, ब्रैकेट में px pr y t, एकदम सेम टू सेम, p और t, p और yd, ये नया चीज आ जाता है, इसके साथ हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मांग फलन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो बनाया है इसलिए क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है और हम चाहते हैं कि एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। बीच में छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए जो है एक वीडियो में एक एक टॉपिक लेके पूरी तरह से चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो फटाफट कमेंट में करके बता दें कि यस सर समझ में आ गया, और दूसरों तक शेयर भी कर दें। जो भी अभी तक इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो वहां भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी समझ सकें। और वीडियो को लाइक भी करिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे कौन से पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ताकि हम उसको अगली बार अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करें। तो अभी के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।